गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड था, चाइल्डहुड हमने नाम दिया था, जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ डेट भी बताई थी। मैं अब उसके आगे जो वीडियो डाला है, डालने जा रहा हूँ आज का, उसमें हमने जो टाइटल दिया है वो ग्रोइंग ईयर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज 1923। और इसी में हम बताने जा रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और इसका मतलब है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हमने पिछले लेक्चर में ये बताने की कोशिश की थी कि लाइट को पहले हम सिर्फ वेव के रूप में मानते थे और पार्टिकल या क्वांटा के रूप में या फोटोन के रूप में मैक्स प्लांक ने प्रपोज किया था, और आज तक हम लोग उस प्लांक की हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे घटनाक्रम जैसे कि क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। डी ब्रोगली ने दूसरा फैक्ट जो नेचर का था है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी, जिसमें उन्होंने मैटर को वेव के रूप में भी प्रपोज किया। माने मैटर तो है, मैटर किससे बना है, हम लोग पहले क्या मानते, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। कण माने कॉर्पस्कल्स। लेकिन ये रिवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस कि उस पार्टिकल के साथ साथ वो उसका वेव रूप भी है। हम लोग उसको जो लिखित तौर पे हम क्या बोलेंगे, अप टू 1923 द मैटर वाज कंसीडर्ड कंप्लीटली एज कॉर्पस्कुलर इन नेचर। माने जो हमारा पदार्थ है, हो सकता है भ्रमवश आप भी यही महसूस करते हो कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, कॉर्पस्कल्स का नेचर ही है। लेकिन उन्होंने क्या प्रपोज किया, उनकी हाइपोथेसिस क्या है, वो मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखा, इन द ईयर का मतलब 1923 में जो पेपर उन्होंने पब्लिश किया, उसकी हाइपोथेसिस दे रहा हूँ मैं, एक्चुअल मैटर नहीं दे रहा हूँ कि कौन से पेपर था, टाइटल और किस में पब्लिश हुआ था, इतना आप जान लीजिए। वो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। डी ब्रोगली प्रपोज ए मूविंग पार्टिकल इन एटॉमिक मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। जो पार्टिकल एटॉमिक लेवल के हैं या एटॉमिक मैग्नीट्यूड के हैं, चाहे वो एटम के रूप में हो, चाहे वो आयन के रूप में हो, चाहे वो पार्टिकल के रूप में हो, वो सारे के सारे जब भी वो मोशन में होंगे, वट एवर बी इट्स नेचर, हैव वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। माने जो जैसा भी नेचर हो पार्टिकल का, लेकिन जब भी मूव कर रहा होगा उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। यही हाइपोथेसिस है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर का ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल के रूप में भी है और वेव के रूप में भी है। दूसरा पॉइंट, अगर वेव के रूप में है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्योंकि वेव है तो वेव की वेवलेंथ होनी अनिवार्य है। तो वेवलेंथ के लिए मैं यहाँ डेरिवेशन इस लेक्चर में नहीं दे रहा हूँ, वो डेरिवेशन आप कर लेते हैं। सिंपली हम बताना चाहते हूँ कि जो एक्सप्रेशन दिया है वेवलेंथ के लिए, वेव के साथ जो भी एसोसिएटेड होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन टी, यही एक्सप्रेशन प्लांक की हाइपोथेसिस में फोटोन के लिए था। यहाँ पे चूंकि मैटर पार्टिकल है तो उसका मास होता है, वो मासलेस पार्टिकल नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन मासलेस है, ना प्रोटॉन मासलेस है, ना न्यूट्रॉन मासलेस है, ना ही अल्फा पार्टिकल है, और ना ही अदर पार्टिकल्स है मासलेस। उसकी जो मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी होगी, प्लांक कांस्टेंट भी उन्होंने यूज किया। और इसको हम
आज जो वेवलेंथ उन्होंने प्रपोज करी थी उनके सम्मान में इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। अगर हम, ये तो मोमेंटम के टर्म्स में हमने वेवलेंथ लिखी हुई है, अगर हम यही वेवलेंथ एनर्जी के रूप में लिखें, जैसा कि आप ये जानते हो, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m से भी दी जाती है। ये निकाल लेते हैं आप, हाफ एम वी स्क्वायर को v से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m आता है। तो उससे p की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी को हम अगर ई के लिख देते हैं तो p इक्वल टू √2m ई के आता है। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा को एक्सप्रेस कर सकते हैं h अपॉन √2m ई के। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि नेचर में जो एग्जिस्टेंस है पार्टिकल्स की, उसका पार्टिकल के साथ साथ वेव के रूप में भी स्वरूप होता है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। इसी को ड्यूअल नेचर है, यानी पार्टिकल के रूप में भी एग्जिस्ट करता है और वेव के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। ये हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर वेव है तो वेव के लिए आपने पढ़ा है कि इंटरफेरेंस शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है। तो ये जो घटनाक्रम है ये मैटर पार्टिकल्स भी शो करते हैं, ऐसा आप जान लें। यही आपको आगे सिलेबस में पढ़ना है डिफरेंट फॉर्मूले के हिसाब से। हालांकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं डिफरेंट और सिचुएशंस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिलेशन बताना चाहता हूँ। अगर पार्टिकल मूव करता है तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हो, मतलब दो प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल है और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हो, और पार्टिकल अगर चार्ज पार्टिकल है, सपोज करते हैं प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, उसमें चार्ज Q है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है E के, वो Q इंटू V से दी जाती है। तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा h अपॉन √2m। E के की जगह पे आप लिख सकते हो Q इंटू V। तो एक अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपको प्रॉब्लम्स में, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल को जिसका चार्ज Q है, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके करने वाले रीजन में वो मूव करता है, तो उस पार्टिकल के साथ जो डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे h अपॉन √2m/Qv। आप जानते हैं कि एनर्जी जो है किसी भी पार्टिकल की टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ती है, और जो टेम्परेचर से जो एनर्जी आती है वो भी आप जानते हो कि E के इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर K है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, तो काइनेटिक एनर्जी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, उसका भी फॉर्मूला होता है KT के में, जहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एब्सोल्यूट स्केल में। तो जब ये आप लैम्डा माने डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं लिख नहीं रहा हूँ h अपॉन √2m E के लिखते हो, तो E के की जगह पे आप KT भी लिख सकते हो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे अगर कोई पार्टिकल है एटॉमिक मैग्नीट्यूड में जिसका मास m है, टेम्परेचर T है, प्लैंक कांस्टेंट h है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उस पार्टिकल के साथ जो भी एटॉमिक मैग्नीट्यूड में है, तो उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला h अपॉन √2m/T से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं,
उनकी आपने एग्जाम्पल्स में स्पीड देखी होगी, वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। ये बहुत कम स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ये स्पीड जो है रिलेटिविस्टिक स्पीड कहलाती है। रिलेटिविस्टिक माने 10⁻6, 10�7 मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में। तो ये रिलेटिविस्टिक का मतलब इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगी। बहुत माने लाइट के करीब वाली वेलोसिटी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो ऐसी स्थिति में मास भी कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें आप फार्मूला m = m0/√1 - v²/c² लगाते हैं। तो जितने भी हमने फार्मूले इसके पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले लगाए हैं, उसमें आप m की जगह पे m0 ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब एक्चुअल वेवलेंथ निकल के आएगी। आपको वेलोसिटी गिवन है, लाइट की स्पीड स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, रेस्ट मास गिवन होगा, तो मूविंग मास ही कंसीडर किया जाएगा। जब इससे अगर वेलोसिटी कम है तो आप उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो मास गिवन है रेस्ट मास वाला वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पार्टिकल्स रेस्ट में होते ही नहीं हैं। अगर वो किसी एटम के अंदर हैं तो भी वो मूव करते रहते हैं, और किसी एक्सपेरिमेंट में हम उन पार्टिकल्स का कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ भी हम मूव ही कराते हैं पार्टिकल्स। तो मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए निकालना चाहूँ, इस फार्मूले को यूज़ करके, ये वाला नहीं 2mQV वाला फार्मूला अगर चेंज करना चाहें तो इसके लिए वेवलेंथ का फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं, h/√2m0 QV × 1 + QV/2m0 c²। इस तरीके से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये मैंने बताने की कोशिश की। अब एक फैक्ट मैं और आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी फैक्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, हम मैटर के साथ साथ उसका वेव रूप है, तो एक सिंपल वेव उसके साथ नहीं होती है। ये वेव अकेली नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि E जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप V = n लैम्डा कहते हैं, तो ये जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेलोसिटी की बात होगी। वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स हम निकाल के देखते हैं कितनी निकलती है। और इसमें ड्यूअल नेचर लग गया, क्वांटम लग गई है, तो हम अभी देखते हैं कि जो n है इसको हम न्यू कहते हैं। हम जानते हैं कि E = h न्यू फॉर्मूला होता है ड्यूअल नेचर के हिसाब से, और P का होता है h/λ, यानी कि लैम्डा = होता है h/p, यानी इसको हम लिख सकते हैं h/mv। ठीक है, हम इसको रख लेंगे। तो न्यू = क्या होगा, P/h। और आप ये भी जानते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आइंस्टीन का जो रिलेशन है मास के साथ, वो mc² होता है एनर्जी के रूप में। अगर हम उस पार्टिकल की एनर्जी की गणना करें तो उसकी एनर्जी उस मास के बराबर mc² होगी, तो h होगा। हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें अगर, ये तो आप समझ गए होंगे, P = h/λ से हमने लैम्डा = h/mv निकाला, तो न्यू की जगह आप लिख सकते हो mc²/h इंटू लैम्डा की जगह पे h/mv। mm कैंसिल, h कैंसिल, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो निकल के आएगी, डी ब्रॉगली वेलोसिटी, ये आएगी c²/v। ये हमने कहा कि डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी
सामान्य तरीके से निकालने पे ये c² आएगी। जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है, बेसिक पोस्टुलेट हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, कि लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है फिजिकली, इससे ज़्यादा किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की स्पीड नहीं अचीव की जा सकती है। अब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है और उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, ये हम नोटेशन डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है उसको हम u से डिनोट करते हैं, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी को हमने v से डिनोट कर दिया है, तो इसको मैं u कहता हूँ। तो ये c² हुआ। ये वेलोसिटी लेस देन c होगी, तो जब लेस देन से c² को डिवाइड करोगे तो ये जो u है थ्योरेटिकली ग्रेटर देन c निकल के आ रही है, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक पोस्टुलेट के हिसाब से, जो कि अब तक वेरीफाइड है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल या मीनिंगलेस है, या मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग जानते हैं, जो बच्चे आप लोगों में से आपने पढ़ी होगी ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, एंड फेज वेलोसिटी, फेज का मतलब वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी v इक्वल टू न्यू लैम्डा ही होता है, जो अभी फॉर्मूला लगाया था। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा वेव एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो सुपर पोजिशन से वेव पैकेट बन जाते हैं। इस तरीके के वेव पैकेट बनते हैं। तो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है, ये वाली जो वेलोसिटी होती है वेव वेलोसिटी, v इक्वल टू न्यू लैम्डा या u इक्वल टू न्यू लैम्डा, और इसको हम ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप जानते हो, इसको हम लैम्डा इक्वल टू, देखो ऐसा होता है k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, के माने प्रोपेगेशन कांस्टेंट, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के, यानी कि हम लैम्डा की जगह पे लिखना चाहें तो 2 पाई बाई के हो जाएगा, 2 पाई बाई के। और E इक्वल टू जो हम एच न्यू लिखते हैं, तो ये जो होता है इसको हम 2 पाई न्यू इक्वल टू ओमेगा भी लिख सकते हैं, यानी कि न्यू की जगह हम ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये हुआ जाके ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई बाई के, तो 2 पाई कैंसिल, तो जो न्यू लैम्डा लिखा जाता है वेव वेलोसिटी को लिखते हैं हम u इक्वल टू ओमेगा बाई के। जबकि हम एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करने चाहते हैं, केवल ये आप जान लीजिए कि जब बहुत सारी वेव इकट्ठी चलती है सुपरपोजिशन से वेव पैकेट बनती है जिसकी स्पीड vg ये d ओमेगा बाई d के कहलाता है। ये ग्रुप ऑफ वेव कब बनती हैं ये भी मैं बता दूं, जब ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में स्लाइट डिफरेंस होता है, ऐसी वेव्स स्पेस में मूव करती हैं तो उनका सुपरपोजिशन से ग्रुप ऑफ वेव्स बनते हैं और इस तरीके से वेव पैकेट बन जाते हैं। उनकी स्पीड डी ओमेगा बाई डी के से कहलाती है। ये डिफरेंस इन एंगुलर वेलोसिटी है डिफरेंशियल फॉर्म में, ये डिफरेंस इन वेवलेंथ है या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ये जब भी ये डिफरेंस होता है तो ऐसी स्थिति में Vg इज ऑलवेज लेस देन Vp, या इसको U कहते हो तो U होता है। तो अगर ये ग्रुप ऑफ वेव्स बन जाएं तो उनकी वेलोसिटी जो होगी वो लेस देन ये होगा, डी ब्रॉगली वेव जो होगी वो निश्चित रूप से उसकी वेलोसिटी ये ग्रेटर देन नहीं आ पाएगी। ये जो
डी ब्रोगली वेव है, सिंगल वेव नहीं है। तो इसलिए ये हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग है। इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगी, वो अप्रोक्सीमेटली जो वीजी होगा वो एक्चुअल वेलोसिटी होगी। मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि अगर ये पार्टिकल जा रहा है, मोशन में है, और उसके साथ वेव पैकेट या वेव्स एसोसिएटेड हैं, अगर वेव की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो वेव आगे चलेगी, पार्टिकल पीछे रह जाएगा। क्या फिर पार्टिकल के साथ वेव कहाँ एसोसिएटेड रह जाएगी? जब पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड नहीं रह पाएगी तो उसका ड्यूअल नेचर नहीं है, फिर वो उसकी एग्जिस्टेंस अलग है उस वेव की हो जाएगी। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट गलत है। जहाँ पार्टिकल है वहीं वेव पैकेट है, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वही उस ग्रुप ऑफ वेव की होगी, यानी कि ग्रुप बनाओगे तभी उसकी वैल्यू कम होगी, और जब कम होगी तो जहां पार्टिकल होगा उसी के साथ वेव पैकेट होगा। हम जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में देख सकते हैं, उसको पार्टिकल के रूप में भी देख सकते हैं और वेव के रूप में भी देख सकते हैं। हालांकि दिखाई न तो वेव देती है न पार्टिकल दिखाई देता है। हम क्वांटम मैकेनिक्स की आंखों से देखते हैं। हम आगे वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने आपको समझाने की, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में, Vg इक्वल टू u, यानी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, दोनों साथ साथ होंगे। ये हम समझा सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। एक पॉइंट और लास्ट में कहना चाहता हूँ समाप्त होने के पहले, यह कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैटर को जो है हम वेव के रूप में और वेव को मैटर के रूप में देखते हैं। मैं कुछ बात पढ़ के सुना देता हूँ टाइम बचाने के लिए, अगर समझने में नहीं आएगा तो मैं क्लियर करूँगा। टू एक्सप्रेस मैटर एज ए पार्टिकल वी असाइन इट्स मोमेंटम इन एनर्जी। अगर वो पार्टिकल है जिसका मास है, पार्टिकल का मतलब उसके पास मास है, पार्टिकल का मतलब है मास वाला पार्टिकल, मास विद मास। अगर मास के साथ है, जब वो अगर मूव करता है तो उसका मोमेंटम भी होगा और एनर्जी भी होगी। ये पार्टिकल का स्वरूप है। और अगर वेव है या ग्रुप ऑफ वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है? उसका पास मास होना, उसका मोमेंटम होना मूविंग स्टेट में, उसकी काइनेटिक एनर्जी होना। और वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब जो हमारा जो मैटर वेव्स हैं उसमें मास भी निकलता है, काइनेटिक एनर्जी भी निकलती है, मोमेंटम भी निकलता है, वेवलेंथ भी निकलती है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो इसका मतलब ड्यूअल नेचर प्रूव होता है कि ये नेचर ने एक फैक्ट असाइन किया है। जब हमारी स्टडीज़ क्लासिकल लेवल तक चलती रहीं तो हम मैटर को मैटर मानते रहे और वेव को वेव मानते रहे। हमारी जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बस यही मानते रहे 1900 के पहले तक। लेकिन जो घटनाक्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में आया या रेडिएशन को बहुत अच्छे से, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज़ हैं वो हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, तो मजबूरी हो गई थी हम ही में से सभी की, जिसमें प्लांक ने आगे बढ़ के उस रहस्य को पहचाना और नियम के तहत उसको नियम के रूप में, एक हाइपोथेसिस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उसको हमने स्वीकार किया कि नहीं, उसका ड्यूअल नेचर है, लाइट का भी या रेडिएशन का। वो वेव के रूप में तो है ही, लेकिन साथ साथ उसका पार्टिकल नेचर भी है, और उस पार्टिकल को नाम हम लोगों ने दिया हुआ है क्वांटा या फोटॉन। और 1923 में डी ब्रोगली ने
उसी फैशन में वही आइडिया बोरो करके उसका उल्टा सोचा कि पार्टिकल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भी वेव स्वरूप होता हो, इसका भी ड्यूअल नेचर हो। तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी, उसका फॉर्मूलेशन किया, उसकी वेवलेंथ बताई, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई, और उसके बाद उन्होंने उसका जो बेसिक पॉइंट था वेव और मास का हर एंगल से उसको बताने की कोशिश की। यहीं पे बात मेरे हिसाब से इतनी हो जाती है कि आपने मैटर का या पार्टिकल का ड्यूअल नेचर समझ लिया है, उनकी हाइपोथेसिस को भी समझ लिया है, उनके फॉर्मूलेशन को भी समझ लिया है, और उस पॉइंट को भी समझ लिया है कि एक वेव उसके साथ एसोसिएट नहीं होती है, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। यहाँ पे तो वो नाम क्वांटा और फोटोन तो नहीं दिया, न दिया जा सकता था, ग्रुप ऑफ वेव या वेव पैकेट से उसका संबोधन किया गया है कि हर पार्टिकल के साथ जो भी एटॉमिक मैग्नीट्यूड में होता है वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं यही अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।